नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और सभी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो चुकी होगी अब तक। और हमारे जितने भी पार्ट आए हैं उन सब का आप अच्छे से रिवीजन करें। अब तक शायद 1 से लेकर के 40-42 तक हो गए हैं लगभग। इन सब का आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन करें और फिर आप आपके एग्ज़ाम में दें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और बाकी आज जो है इस वीडियो में कक्षा 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 9 तक मैं पहले करवा चुका हूँ। आज हम लास्ट देखेंगे कक्षा 10 का। इसके बाद में आपका कोई भी पार्ट शेष नहीं बचता है। ये आपका एक तरह से लास्ट पार्ट समझ लो। इसके बाद एक एमपी की करंट अफेयर का आएगा। वो तो खैर नॉर्मल, वो तो अलग चीज़ है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट की हर एक स्टेट की अलग अलग है। वो तो बाकी जो वित्तीय साक्षरता से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने सब इन पार्टों में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। और 1-2 प्रश्न में ज़रूर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करो बेटा। मैं यहाँ पर इतना डीपली इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो आपके बस थोड़ा सा साथ मिला आपका और फिर मैंने इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आज का जो है क्विज वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो देखो आप यहाँ पर, वाणिज्य ई कॉमर्स से क्या आशय है। तो इसका मतलब होता है, सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ऐसे व्यापार जो दूर दराज नेटवर्क से कंप्यूटर का प्रयोग किए जाने वाले लेन देनों पर आधारित होता है, ठीक है। वैसे ये आंसर ऐसा है, इसका जो आशय है वो सभी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर व्यापार भी है ये, इलेक्ट्रॉनिक सामान का वाणिज्य व्यापार भी है ये, और ऐसा व्यापार जो इंटरनेट का प्रयोग भी करता है। तो ये सारे सही हैं। इसका आंसर आप सभी लगाएं, ठीक है, सभी लिखें इसमें। अगला है नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ई कॉमर्स गतिविधि नहीं है। तो इसमें जो नहीं गतिविधि है वो है, आपको जो बुक में दिखा रखा है वो है, व्यक्ति इंटरनेट से पुस्तक खरीदता है, डिजिटल प्रिंट डाउनलोड करता है, इंटरनेट से होटल का कमरा बुक करता है, तो एक व्यक्ति आरटीजीएस के द्वारा अप्रत्यक्ष निधि अंतरित करता है। ये इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है बुक में, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय विनियामक संस्था नहीं है। आपको मैंने 5 संस्थाएं बताई थी वित्तीय विनियामक संस्था, इनमें से कौन सी नहीं है। तो उसमें एसबीआई का जिक्र कहीं पर भी नहीं होता, एसबीआई, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा एसबीआई। बाकी देखो ये है सेबी है एक, एसईबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, आरबीआई ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आईआरडीआई है, आईआरडीएआई है ये भी है, एक पेंशन वाली मिलेगी वो भी, और एक पीएमसी कुछ ऐसा नाम का है, ये एफएमसी एक संस्था ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वर्ष, ये आ गया सी। अगला है वर्ष खालिस्तान में एसईबीआई का गठन प्रशासनिक रूप से किया गया। एसबीआई का मतलब सेबी है, यहाँ पर सेबी का जो गठन किया गया है वो है 1988 में, ठीक है। ख आंसर आ जाएगा इसका 1988। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान विनिमयक संस्था जिसमें भारत में बीमा क्षेत्र का विनिमय करने और उसमें विकास दायित्व सौंपा गया है। ये प्रश्न मैंने पहले करवा चुका हूँ एक क्विज में किसी में। तो इनका जो तीसरे का आंसर आएगा वो आपको पता है आईआरडीआईए ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंशन क्षेत्र का विनियामक का कार्य क्या है। वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि वर्तमान में मेन तो काम इसी का चल रहा है पेंशन का, इसलिए आप ध्यान रखोगे पेंशन क्षेत्र के लिए विनियामक का कार्य किसका है। तो ये है पीएफआरडीए, ऑप्शन नंबर ए, पीएफआरडीए फ्रेडा। और इसकी मुझे फुल फॉर्म कमेंट्स करें क्या है, सेबी की फुल फॉर्म कमेंट्स करें, दोनों अच्छे हैं और दोनों से रिलेटेड, सेबी, फ्रेडा और आरबीआई, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय की निगरानी में विनियामक प्राधिकरण है। तो ये प्रश्न मैंने टेस्ट में भी दिया था। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एफएमसी, राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ है
1 जनवरी 1949 को। ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का अधीक्षक कार्य खालिस्तान को सौंपा जा सकता है। ऐसे सोच लो, भारतीय रिजर्व बैंक का मेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है भारतीय बैंक का गवर्नर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्र कार्यालय कहाँ पर है। देखो, इस प्रश्न को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे एग्जाम में। आपसे उसने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ पूछा है केंद्रीय कार्यालय, तो आपका आंसर आएगा कोलकाता। लेकिन यदि वो वर्तमान कार्यालय पूछता है, तो वर्तमान कौन सा है, मुंबई। ध्यान रखेंगे, वर्तमान है मुंबई। और कुछ नहीं पूछे, केंद्रीय कार्यालय पूछे तो कोलकाता। प्रश्न है, आईआईबी का पूरा नाम है, तो आईआईबी का पूरा नाम है आईआईबी। इसका जो पूरा नाम है वो है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। डी आंसर। अगला है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। इसका आप कमेंट्स करें, एटीएम का पूरा नाम क्या है। ये प्रश्न पिछली वीडियो में एक रॉन्ग हो गया था, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बता दिया गया था, जो कि गलत है। इसका आएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने न केवल बिक्री, परिचालन और सेवाओं के प्रौद्योगिकी के महत्व को, सेवाओं के समर्थन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचान की, बल्कि ग्राहक सेवा के लिए खालिस्तान प्रयोग करने की अवधारणा है। तो ये है कॉल सेंटरों, बी आंसर। इंटरनेट पर विज्ञापन के महत्व का वर्णन खालिस्तान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये है IRDA नियमावली 2000। ठीक है। अगला है, एक वित्तीय सेवा जिसमें एक संविधा के माध्यम से जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सांकेतिक धनराशि प्राप्त की जाती है, वो होती है बीमा। बेटे, बीमा कराओगे तभी आपको एक साथ धनराशि प्राप्त होगी। खालिस्तान से पॉलिसी धारक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में पॉलिसियां खरीदने और उन्हें सुरक्षित रख सकेंगे। ये रख सकेंगे बीमा भंडारण प्रणाली में। नेक्स्ट है, पॉलिसी धारकों की शिकायत पंजीकृत और तत्काल आधार पर उनकी स्थिति मालूम करने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। तो ये जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है वो है IGMS के ए आंसर। IGMS ये इसकी प्रणाली है। नेक्स्ट है, टेलीफोन या ईमेल के द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए जो IGMS के द्वारा स्वतः आगे प्रभावित होगी वह अतिरिक्त माध्यम क्या है। इसका आंसर था IRDA कॉल सेंटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान नियमावली 1998 में RPG नियमावली में बीमा लोकपाल की नियुक्ति और कार्यकाल आदि के उपबंध लिखित है। तो ये है लोक शिकायत निवारण, ए आंसर। नेक्स्ट है, एक संचालन समिति जिसके द्वारा लोक शिकायत निवारण नियमावली 1998 में RPG नियमावली के अंतर्गत भारत में बीमा लोकपाल संस्थान का गठन और उनको सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। तो वह है JJBIC, बी आंसर। नेक्स्ट है, योजना व्यक्तिगत पॉलिसी धारकों के लिए अपनी शिकायत और किफ़ायती रूप में दक्षतापूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से न्यायालय के बाहर निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। तो ये जो आरंभ की गई है वो की गई है बीमा लोकपाल। इसका आंसर आएगा ए। इसका मुझे आप कमेंट्स करें कि बीमा लोकपाल ठीक है या लोकपाल शिकायत निवारण है। ठीक है, शिकायत निवारण करेंगे तो आपको आगे भी जा सकते हैं, इसलिए बीमा लोकपाल है। अगला है, भारत में मंडी या हाजिर बाजारों की स्थापना और उनका विनियमन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। खे आंसर, बी आंसर आ जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। यह संविधा जिसमें माल की सुपर्दी और उनका मूल्य भुगतान करने या उसे तत्काल 11 दिन के अंदर व्यवस्था की गई है। तो ये जो की गई है वह की गई है वायदा संविधा की। अगला है, वायदा संविधा यह संविधा है जिसमें माल की सुपर्दी और उसका मूल्य भुगतान खालिस्तान दिन के बाद करना होगा। तो ये करना होगा आपको 11 दिन के बाद।
डी आंसर। अगला है संविदा 11 दिन के बाद माल की सुपुर्दी और उसका मूल्य भुगतान करने की संविदा है, यह होती है जो हाजिर नहीं, इसका जो आंसर है वो है यहाँ पर हाजिर सुपुर्दा संविदा। 11 दिन के बाद की जो व्यवस्थाएं होती है उसका आंसर है हाजिर सुपुर्दा संविदा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा वायदा संविधान के विनियमन वायदा संविधान अधिनियम के अंतर्गत, तो ये है कौन से अधिनियम? 1952। अगला है संविदा एक परिवर्तनीय करार है जिसका मूल्य अंतर्निहित आस्तिक के मूल्य पर निर्भर करता है, तो आस्तिक के मूल्य पर जो निर्भर करता है वह है वायदा, सी आंसर। भावी बाजार का विनियमन करता है, तो भावी बाजार का जो विनियमन करता है वह है भावी बाजार आयोग। खालिस्तान वे हैं जो हाजिर बाजार के अनुभव के बिना व्यापार करते हैं, उनको सटोरिया कहते हैं, ध्यान रखेंगे, बी आंसर। जो बिना हाजिर मतलब बाजार के भाव का कोई उनको अनुभव नहीं है और फिर भी वो व्यापार करते हैं, तो इसको कहते हैं सटोरिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। किस देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य कहलाता है? तो कुल ये कहलाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अगला है खालिस्तान का प्रयोग लोगों के जीवन स्तर की मापने के लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिए। अगला है खालिस्तान के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से वृद्धि होती है, तो वो होती है विस्तार, और यदि कमी होती है, संकुचन का मतलब यहाँ पर होती है कमी, और कमी के कारण होती है मंदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी साथी इसके अंदर हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ब्लॉक लेवल पे टॉप रहे, और कोशिश है उनकी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उनका सिलेक्शन होगा। सोम है, राकेश है, पूर्वा, आरुष, रिया, भरत, दीपेश, साक्षी, नंदिनी, ओम, शुभम, गौरव, मोहिनी, प्राची, आदर्श, आकाश, मोहित, दिव्या, आसिफ, बाजीगर, प्रिया, अमरदीप, अंजलि, शिव, मीना कुमारी, हेमराज, सोना, ईशिका, सोना, सुमित, दीपेंद्र, रोहित, खुशी, यश कुमावत, राजेंद्र, तनिष्क, मुकेश, अभिजीत और कन्हैयालाल, सत्यम, विशाल और जितने भी साथी इसमें जुड़े हुए हैं नए, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी बेस्ट प्रदर्शन दे अपना, और सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको इस क्विज के भरोसे आपकी नौकरी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम हो तो यह माना जाता है क्या? डिस्काउंट, ये माना जाता है डिस्काउंट, ध्यान रखें, ये माना जाएगा आपका डिस्काउंट। प्रारंभ में जनता की विक्रय हेतु शेयर प्रस्तुत किए जाने वाले क्या कहलाते हैं? आईपीओ। ठीक है, अगला है स्टॉक मूल्यों में खालिस्तान की गति होती है, तो स्टॉक जो मूल्य होते हैं वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम। किसी एक कंपनी के शेयरों में अपना समस्त धन निवेश करना बहुत ही जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्या पता वो कंपनी डूब जाए, क्या पता वो अच्छी बन जाए, इसलिए उसमें जोखिमपूर्ण होता है, रिस्क लेना नहीं चाहिए। अगला है बैंक बचत करने और ऋणों के माध्यम से आस्तियाँ सृजित करने में मदद करते हैं, बीमा उसे बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, क्या करती है? सुरक्षा प्रदान। ये प्रश्न अच्छा है, वेरी मोस्ट। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की खालिस्तान नीति की अर्थव्यवस्था को संप्रेषित करता है, तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे बेस्ट नीति है, और इसी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से संचालित करता है। नेक्स्ट है खालिस्तान निवेशकों और व्यापारियों ट्रेडर को व्यापार करने की सुविधा कौन देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखो। ये आपके ये है जो बाज़ार है उससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये है स्टॉक एक्सचेंज। खालिस्तान प्रतिभूति बाजार के लिए प्रथम विनियामक का कार्य है, तो वो है
जो विनियामक का कार्य है वह है स्टॉक एक्सचेंज। अगला है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अत्यधिक विनियमित है। अत्यधिक विनियमित एक संस्था है जिसे हम सब जानते हैं सेबी, SEBI, जिसका आपको पूरा नाम मुझे कमेंट्स करें। निम्नलिखित में से क्या स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका नहीं है? तो ये अगर इनको देखें आप सबको तो बुक में निवेशकों की दिखा रखी है, व्यापार की दिखा रखी है, अर्थव्यवस्था की दिखा रखी है। भारतीय स्टॉक मार्केट में विनियम की इसके अंदर नहीं दिखा रखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉक में व्यापार करने के लिए हमें खालिस्तान खाते की आवश्यकता होती है। तो हमें स्टॉक बाज़ार में जो व्यापार करना चाहते हैं तो हमें एक अमूर्त खाते की ज़रूरत होती है। अमूर्त खाता वह होता है जिसको जीरो बैलेंस पे खुलता है और काफ़ी सारे खाते खोले जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे अनेक खाते खोले जा सकते हैं। देखो अगला प्रश्न, अमूर्त खाते में खोलने का प्रभार कितना होता है? कोई प्रभार नहीं होता, अभी बताया था 0। कोई व्यक्ति कितने अमूर्त खाते खोले जा सकता है? तो अनेक खाते खोले जा सकता है। तो स्टॉक बैंक में, ये स्टॉक के बाज़ार में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं है कि एक खाता ही खोले, कितने भी खाते खोले जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सेबी ने निवेशकों की शिकायत दर्ज करने और उनकी स्थिति पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित प्रणाली विकसित की थी जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है स्कॉर्ब के नाम से। ठीक है, बी आंसर। अगला है, संस्था या मध्यस्थ को स्कोर में एक उचित समय सीमा के अंदर जो खालिस्तान दिन से अधिक न हो की कार्रवाई से अधिक की कार्रवाई, तो वो होती है 30 दिन से। 30 दिन से ज़्यादा होने पर उसकी कार्रवाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, इसलिए 30 दिन से पहले ही उसकी कार्रवाई मानी जाती है। स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षा वे विवादों को अपने स्तर पर खालिस्तान दिन के अंदर सुलझाएंगे। तो ये सुलझाएंगे 15 दिन में, क्योंकि आपको पता है लिमिट तो कितनी दे रखी है, 30 दिन की। तो ये आपकी कंप्लीट होती है कक्षा 10 की क्विज। जो कक्षा 10 की जो बुक है उसके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैंने हल करा दिए हैं। अब आपके इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं बचा है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको MP की करंट अफेयर मिलेगी बस। इसके अलावा और समय बचता है तो आपको राजस्थान की करंट अफेयर भी मिल सकती है, लेकिन समय के ऊपर निर्भर है बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी पास आ गई तो शायद हो पाए या नहीं हो पाए। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, लेकिन आज यहाँ पर इस चीज़ को लिख रहा हूँ, सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उसके बाद में स्टेट लेवल पर, स्टेट से आपको नेशनल लेवल तक जाने का मौका मिले। और ये क्विज ध्यान रखो, हर साल आयोजित करेगा RBI और ये आपके सिलेबस में भी शामिल होगी। इसलिए जो व्यक्ति इस साल नहीं भी हो पाते हैं किसी कारणवश सिलेक्शन, तो आप निराश नहीं होएं, आप कंटिन्यू इन वीडियोज़ का अच्छे से वॉच करें, इनको देखें और फिर आपके आंसर का जवाब वहाँ पर दें। आपको निश्चित रूप से वो आंसर का जवाब आएगा। ठीक है, तो आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले एक बार आप स्पीड में इनको सारी वीडियो को देख जाना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, काफ़ी कि मैंने सोचा नहीं था कि एक पार्ट से मैं 41, 42, 43 पार्ट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो सभी को अगेन बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।